हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 6 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी इंग्लिश बुक से लिया है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ओ टिस लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, सो हु सेड दिस। ये लाइन हमें बतानी है, किसने बोली है ये। ऑप्शन ए लुइस कैरोल, बी जॉन मिल्टन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी हेमिंगवे। द करेक्ट आंसर विल बी ए लेविस कैरोल। क्वेश्चन नंबर 2, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, सो हु सेड दिस। तो ये लाइन हमें बतानी है, किसने बोली है। ए लियो टोल्स्टॉय, बी जॉन मिल्टन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी हेमिंगवे। द करेक्ट आंसर विल बी ए लियो टोल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 3, all animals are equal but some animals are more equal than others, so who said this। ये लाइन किसने बोली है। ऑप्शन ए लुइस कैरोल, बी जॉन मिल्टन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी जॉर्ज ऑरवेल। द करेक्ट आंसर इज डी जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, सो हु सेड दिस। ये लाइन हमें बतानी है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ए लॉर्ड बैरन, बी जॉन कीट्स, सी टेनिसन एंड डी बर्नार्ड शा। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज ए लॉर्ड बैरन। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, इफ आई मे से सो हु सेड दिस। तो ये बताना है किसने बोला है। कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड पीबी शैले। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज ए कोलरिज। तो ये स्टेटमेंट कोलरिज की है, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी लग रही है। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, इफ आई मे से सो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। और जो भी आपको क्वेश्चन नया लग रहा है कॉपी पेन लेके आप उसको नोट कर सकते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी मीन्स अ सेलिब्रेटेड सिटी। ए एंटी क्लाइमैक्स, बी एपिग्राम, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी लिटोटिस। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी डी लिसोटिस। जो लिटोटिस होता है हमारा, ये क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में नो आ जाए और उसके साथ कोई ऑपोजिट वर्ड यूज हो, जैसे सेलिब्रेटेड सिटी को यहाँ पे इन्होंने मीन लिख दिया है, तो सेलिब्रेटेड का ऑपोजिट कर दिया है मीन और साथ में नो भी दिया है, तो ये हमारा लिटोटिस है, जिसको जो नो के वे में उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मैं किसी नो मतलब कोई छोटी मोटी सिटी का सिटीजन नहीं हूँ। आई एम द सिटीजन ऑफ अ सेलिब्रेटेड सिटी। तो जो भी कहना है उसको नेगेटिव वे में कहा जाता है पॉजिटिव दिखाने के लिए। दैट इज लिटोटिस। क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो लाइन देखकर कुछ याद आया होगा आपको। ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ से ली गई है। कौन से एक्ट और कौन से सीन में मैकबेथ ने ये बोला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिना कहीं से देखे बताएंगे। ओके, ए मेटाफर, बी एपिग्राम, सी एपोस्ट्रोफी एंड डी एलिट्रेशन। द करेक्ट आंसर विल बी ए मेटाफर, क्योंकि लाइफ इज अ टेल, तो लाइफ की जो कंपैरिजन है वो टेल से हुई है विदाउट यूजिंग एनी अदर वर्ड। तो लाइफ इज अ टेल, लाइफ को ही टेल मान लिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 8, स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। अब यहाँ हमें बताना है। एंटी क्लाइमैक्स, एपिग्राम, सी मेटोनमी एंड डी लिटोटिस। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर विल बी सी मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है, जहाँ हम किसी दूसरे वर्ड के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ओके,
तो उसको मिटोनमी कहते हैं। तो इसको हिंदी में अगर देखें तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज उपनाम, कि किसी एक नाम के लिए कोई दूसरा नाम यूज करना, दैट इज मिटोनमी। देन क्वेश्चन नंबर 9, वाई देन ओ ब्रोलिंग लव ओ लविंग हेट। तो मेटाफर, ऑक्जीमोरन, अपोस्ट्रोफी एंड एलिट्रेशन। सो फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है इसमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑक्जीमोरन। अब ऑक्जीमोरन क्यों है? ऑक्जीमोरन में दो विरोधाभास वर्ड जो साइड बाय साइड रखे जाते हैं, जैसे यहाँ ब्रोलिंग भी है और लव भी है, दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए। यहाँ पे लविंग भी है और हेट भी है, ये भी दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं। तो जहाँ भी दो ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड रखे जाते हैं वहाँ हमारा ऑक्जीमोरन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वार इज पीस एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी। सो मेटाफर, ऑक्जीमोरन, पैराडॉक्स एंड एलिट्रेशन। So question number 10, the correct answer will be C, paradox। देखिए war is peace एक स्टेटमेंट दे दिया, ignorance is strength दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, एंड freedom is slavery तीसरा स्टेटमेंट दे दिया, और तीनों एक दूसरे के लिए क्या है? विरोधाभासी हैं। तो ये क्या है? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, who has been termed as motiveless malignity। so motiveless malignity होते, malignity we can say द्वेष, jealousy। तो जिसका कोई मोटिव ही ना हो ऐसी जेलेसी। तो ये टर्म किसके लिए दी गई है यहाँ पे? ए मैकबेथ, बी ओथेलो, सी इयागो एंड डी पोलोनियस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, इयागो। और इयागो कौन से वर्क का कैरेक्टर है? ये ओथेलो वर्क का कैरेक्टर है, शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है ओथेलो। सो क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे पहले इन चारों जो राइटर्स हैं इसमें बताना है हमें किसका बर्थ हुआ था। सो वेरी इजी, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, विलियम शेक्सपियर का। अब देख लेते हैं इनके जो बर्थ हैं कब तक हुए हैं ये। सो विलियम शेक्सपियर है फर्स्ट, तो इनका जो बर्थ हुआ है 1564 में हुआ है, 23 अप्रैल 1564। और इनकी जो डेथ है वो हुई है 1616 में, और ये भी 23 अप्रैल में ही हुई है। तो याद रखना बड़ा इजी है, 23 अप्रैल में ही बर्थ हुआ है और 23 अप्रैल में ही डेथ हुई है। फिर देखते हैं जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ है दैट इज 1608 टू 1674। तो 1608 ये कौन सा है? 9 दिसंबर 1608, और डेथ हुई है इनकी 8 नवंबर 1674। देन गेल्सवर्दी, सो 1867 टू 1933। सो 1867 है ये 14 अगस्त 1867 टू 31 जनवरी 1933। तो ऐसे हमें रिवाइज करते चलना है जिससे हम एग्जाम तक इनको ना भूलें। एंड वर्ड्सवर्थ, इनका जो बर्थ हुआ है दैट इज 1770, 7 अप्रैल 1770, और इनकी जो डेथ हुई है दैट इज 1850। सो 23 अप्रैल 1850। सो 23 अप्रैल में ही शेक्सपियर का डेथ एंड बर्थ हुई है, और 23 अप्रैल में ही वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है। तो इस तरह अगर हम इसको रिलेटेड कर लेंगे आपस में तो ये हमें आराम से लर्न हो जाएंगे। और अभी ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर इसको 2-4 दिन अच्छे से रिवाइज ना किया जाए तो इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 13, हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। सो किंग लियर में क्या किया था? जो शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है किंग लियर, उसमें लास्ट में कॉर्डेलिया को मरा हुआ दिखा दिया गया था। तो उसको अगेन जो रिवाइज किसने किया था ये हमें बताना है, जिससे कॉर्डेलिया और एडगर की बाद में मैरिज दिखाई गई थी। सो ए नाहुम टेट, बी जॉनसन, सी रिचार्ड बेंटली एंड डी राइमर। So the correct answer is A, Nahum Tate. Question number 14,
हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स? सो ए वर्ड्सवर्थ, बी मिल्टन, सी गैल्सवर्दी एंड डी शेक्सपियर। तो किसके वर्क से ये लाइन ली गई है? सो द करेक्ट आंसर इज डी शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर? तो कुरान जो कौन से इसमें प्ले में शेक्सपियर की अपीयर हुआ है ये हमें यहाँ बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी किंग लियर। अब देख लेते हैं इनका भी डेट, कौन सी डेट में ये वर्क आए हैं। सो फर्स्ट है मैकबेथ, ये आया है 1606 में। ओथेलो इन 1603 टू 1604, किंग लियर 1605 एंड हेमलेट 1600 टू 1601। सो वेरी इजी, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज HOKM। तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, H जो है हेमलेट ये 1600 टू 1601, फिर बीच में 2 छोड़ देंगे। ओथेलो 1603 टू 1604, फिर किंग लियर इन 1605 एंड मैकबेथ इन 1606। तो ये सब हमें रिवाइज करते चलना है जिससे हम इसको ना भूलें। देन क्वेश्चन नंबर 16, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये बहुत ही फेमस जो वर्क है इनका, वर्ड्सवर्थ जी का सोनेट है ये। तो इसमें हमें बताना है इसकी थीम क्या है। सो ए कंडेम्स मटेरियलिज्म, बी कंडेम्स गॉड, सी कंडेम्स नेचर एंड डी कंडेम्स फ्रेंड्स। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए कंडेम्स मटेरियलिज्म। और ये जो इनका वर्क है ये उन्होंने 1802 में लिखा था और ये जो पब्लिश हुआ था वो 1807 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ। तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कैसे ट्रीट किया है? ए लिविंग पर्सनैलिटी, बी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, सी नॉन लिविंग पर्सनैलिटी एंड डी नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 17 द करेक्ट आंसर विल बी ए लिविंग पर्सनैलिटी। तो इन्होंने जो नेचर को लिविंग पर्सनैलिटी की तरह जो ट्रीट किया है, जैसे कि कोई लिविंग पर्सनैलिटी हो, जैसे इन्होंने इसको अपनी नर्स मान लिया है या इसको जो टीचर मान लिया है, इस तरह कोई भी लिविंग पर्सनैलिटी बेस इसको माना है नेचर को। सो व्हाट डज पैंथीज्म मीन्स? ये जो वर्ड है पैंथीज्म ये हमें बताना है इसका मीनिंग क्या है। सो ए गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, बी एवरीथिंग इज मॉर्टल, सी नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। Question number 19, all is not lost, the unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or yield। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बतानी है, जो लाइन्स हैं ये कौन से वर्क से ली गई हैं, और ये चारों जितने भी वर्क्स हैं यहाँ पे ये सब मिल्टन जी के लिखे हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 द करेक्ट आंसर विल बी बी पैराडाइज लोस्ट। ये पैराडाइज लोस्ट में किसने लिखी थी ये लाइन? ये जो सैटन के द्वारा बोली गई लाइन है, ऑल इज नॉट लोस्ट द अनकन्क्वेरेबल विल। और बहुत ही मोटिवेशनल लाइन्स हैं ये। सो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा वर्क कब लिखा गया है। सो एरोपैजेटिका ये आया था 1644 में, पैराडाइज लोस्ट इन 1667। ये जो पैराडाइज लोस्ट है मिल्टन जी ने 1658 में लिखना शुरू किया था, देन 1665 में ये लिख करके तैयार हो गया था और 1667 में इसको प्रिंट करवाया गया था, और उसके बाद 1674 में इसका दोबारा रीप्रिंट हुआ था। ओके, रिवाइज होके आया था ये इन 12 बुक्स। 1667 में 10 बुक्स में आया था, 1674 में ये 12 बुक्स में आया था। सो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज टू द लॉर्ड क्रोमवेल, ये मिल्टन जी का लिखा हुआ एक सोनेट है जो उन्होंने क्रोमवेल के ऊपर लिखा था उसको प्रेज करने के लिए। एंड कॉमर्स इज अ मास्क, जो इन्होंने 1634 में लिखा था। क्लियर? देन 20 क्वेश्चन इज for liberty had a sharp and double edge fit only to be handled by just and virtuous men, that good men may enjoy the freedom which they merit, and the bad the curb which they need. So who said? ये स्टेटमेंट बतानी है, किसके द्वारा लिखी गई ये स्टेटमेंट है? ए जॉन मिल्टन, बी जॉन गाल्सवर्दी, सी टी.एस. इलियट, and D. Bernard Shaw. So question number 20, the correct answer will be A. John Milton. Question number 21, art is the one form of human energy in the whole world which really works for union and destroys the barriers between man and man. It is the continual unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal. So who said? ये स्टेटमेंट बतानी है कि किसने बोला है ये। सो ए जॉन गाल्सवर्दी, बी बर्नार्ड शा, सी थॉमस हार्डी एंड डी डी.एच. लॉरेंस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 21 विल बी ए जॉन गैल्सवर्दी। और जॉन गैल्सवर्दी का जो बर्थ है दैट इज 1867 एंड इनकी डेथ हुई है 1933। जितनी बार हम इसको रिपीट करेंगे उतनी बार हमको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सो ही इज बट अ पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट. सो हु सेड? जॉन गाल्सवर्दी, बी बर्नार्ड शा, सी थॉमस हार्डी एंड डी डी.एच. लॉरेंस. So the correct answer will be A. John Galsworthy. Question number 23. Religion was nearly dead because there was no longer real belief in future life, but something was struggling to take its place: service, social service, and ants creed, the Beej creed. So who said? John Galsworthy, Bernard Shaw, Thomas Hardy and D.H. Lawrence. So the correct answer again A. John Galsworthy. Question number 24. What is Galsworthy's From the Four Winds? So From the Four Winds का जैनर क्या है ये हमें यहाँ बताना है. So collection of short stories, collection of poems, novel and drama. So question number 24, the correct answer is A. collection of short stories. And I think 1897 में ये आया था, एक बार इसको कंफर्म कर लेना. From the Four Winds. So question number 25, what is Galsworthy Jocelyn? So Galsworthy का जोसलिन क्या है, इसका हमें जैनर बताना है यहाँ पे कि कौन से जैनर में ये लिखा गया है. सो जोसलिन जो वर्क है उनका वो 1899 में आया था. और ये क्या है? ऑप्शन ए नोवेल, बी ड्रामा, सी एसे एंड डी पोएम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए नोवेल. ये इनका लिखा नोवेल है. क्वेश्चन नंबर 26. ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थीसल्स. तो इसमें हमको फिगर ऑफ स्पीच बताना है. ए टोटोलॉजी, बी पेरिफ्रेसिस, सी ओनोमेटोपोइया एंड डी लिटोटिस. सो द करेक्ट आंसर, आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी पेरिफ्रेसिस. क्वेश्चन नंबर 27. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश
British sovereign. So Ben Jonson, Robert Southey and Dryden, D. Wordsworth. So question number 27 देख लेते हैं करेक्ट आंसर. सो दैट इज सी, ड्राइडन. ये फर्स्ट लॉरिएट बने थे, पोइट लॉरिएट, जो ऑफिशियली इनको जो है सिलेक्ट किया गया था. सो इनसे पहले भी पोइट लॉरिएट बनाए जाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, ऑफिशियली उनको नहीं बनाया जाता था. लेकिन ड्राइडन जो है वो पहले पोइट लॉरिएट थे जिनको ऑफिशियली उन्होंने अपॉइंट किया था. सो क्वेश्चन नंबर 28. The fall of Dash in 1453 marks the beginning of Renaissance in Europe. तो किस चीज़ का फॉल हुआ था इन 1453, जब यूरोप में रेनेसा की बिगिनिंग हुई थी. सो ए बेस्टाइल, बी रोमन एम्पायर, सी स्पेनिश अर्माडा एंड डी कॉन्स्टेंटिनोपल. सो 28 द करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉन्स्टेंटिनोपल. क्वेश्चन 29. हु इज नोन एज पोएट्स पोएट. तो पोएट्स पोएट किसको बोला गया है ये हमें बताना है. तो ए जॉन मिल्टन, बी जॉन ड्राइडन, सी एडमंड स्पेंसर एंड डी टी एस इलियट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से लर्न करना है. क्वेश्चन नंबर 30. W.H. Auden बिलोंग टू द present century, 19th century, 18th century and 20th century. So question number 30, the correct answer is D, 20th century. और गाल्सवर्दी भी जो 20th century से बिलोंग करते थे, और W.H. Auden भी. Then find the figure of speech. Golden lads and girls all must at chimney sweepers come to dust. So A simile, metaphor, personification and D antithesis. तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस वाली लाइन में, तो हमें बताना है. द करेक्ट आंसर इज डी, एंटीथेसिस. क्वेश्चन नंबर 32. द नेक्ड every day he clad when he put on his clothes. So A simile, B pun, C personification and D antithesis. So the correct answer will be B, pun. Pun is the play of words. जो वर्ड्स के ऊपर प्ले होता है, मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, दैट इज पन. क्वेश्चन नंबर 33. O mischief, thou art swift to enter in the thoughts of desperate men. So A apostrophe, B pun, C personification and D antithesis. So 33 the correct answer is A apostrophe. So apostrophe में हम क्या करते हैं, किसी भी एब्सेंट आइडियाज को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को क्या करते हैं, एड्रेस किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 34. Knowledge is proud that it knows so much. Wisdom is humble that it knows no more. So दो लाइन दी हुई हैं यहाँ पे, इनके आइडियाज देखिए कैसे जा रहे हैं. ए एपोस्ट्रोफी, बी पन, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी एंटीथेसिस. सो 34 द करेक्ट आंसर विल बी सी. अब यहाँ सी पर्सोनिफिकेशन आया है, लेकिन क्यों आया है देख लेते हैं. सो नॉलेज इज प्राउड. तो प्राउड जो क्वालिटी है वो किसके लिए होती है, ह्यूमन बीइंग के लिए होती है. लेकिन यहाँ नॉलेज जो प्राउड है, क्योंकि इट नोज सो मच, क्योंकि ये बहुत कुछ जानती है. कौन, नॉलेज. तो जो इसके साथ जो फंक्शन यूज किए गए हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं. एंड विजडम इज हम्बल. हम्बल कौन होता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विजडम को हम्बल बताया गया है. दैट इट नोज नो मोर. तो यहाँ पे इन चीज़ों को पर्सोनिफाई कर दिया, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन आ गया है. 35. हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट. तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में बताना है कि हीरोइन कौन है. सो ऑप्शन ए वायोला, बी पोर्सिया, सी मिरांडा एंड डी बीट्रिस. So question number 35, the correct answer will be C, Miranda.
सो मिरांडा प्रोस्पेरो की डॉटर थी और इस प्ले की हीरोइन थी। और ये प्ले कब आया था? इन 1611 में। देन क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। तो किसने बोला था कि कोई भी इंसान जो है किंग लियर से अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख सकता? सो ए जॉर्ज बर्नार्ड शा, बी टी.एस. इलियट, सी बेन जॉनसन एंड डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सो 36, द करेक्ट आंसर विल बी ए जॉर्ज बर्नार्ड शा। क्वेश्चन नंबर 37, विलियम शेक्सपियर्स मैसर फॉर मैसर इज आ। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैसर फॉर मैसर वो क्या है? ट्रेजेडी, बी कॉमेडी, सी हिस्ट्री प्ले एंड डी ट्रेजिक कॉमेडी। सो क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट आंसर विल बी बी कॉमेडी। जो मैसर फॉर मैसर है शेक्सपियर का दैट इज अ कॉमेडी। और मैसर फॉर मैसर ये इसकी डेट देख लेते हैं 1603। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of this immortal line? So A. Shakespeare Touchstone, B. Marlowe Phoebe, C. Kid Celia and D. Thomas Lodge Rosalind। सो देखते हैं कहाँ से ली गई है ये लाइन। सो ये लाइन ली गई है बी मार्लो फीब। सो फीब इज़ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मार्लो, उनकी किसी वर्क का कैरेक्टर है ये फीब जिसने ये लाइंस बोली हैं जो शेक्सपियर ने उठा के अपने वर्क एज यू लाइक इट में डाल दी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, what can be the best example for the character of John Falstaff इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ का ये कैरेक्टर है फाल्स्टफ। तो क्वीन एलिजाबेथ ने रिक्वेस्ट की थी शेक्सपियर से कि ये जो कैरेक्टर है उसको ये एक बार किसी और प्ले में और देखना चाहती हैं। तो तब इन्होंने मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये जो कैरेक्टर है फाल्स्टफ इसको दोबारा से जो डाला था। तो अब इसमें बता देते हैं जो हेनरी फोर्थ में जो कैरेक्टर है फाल्स्टफ ये कैसा कैरेक्टर है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया है शेक्सपियर ने। सो ए सिंपल, बी कॉम्प्लेक्स, सी नोविस एंड डी कैरिकेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी कैरिकेचर। कैरिकेचर हो जाता है लाइक अ कार्टून, जो हंसी मजाक वाला कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, in which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? तो ये जो दो कैरेक्टर हैं वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस ये बताना है कौन से वर्क से लिए गए हैं कैरेक्टर शेक्सपियर के। ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी हैमलेट, सी मच एडो अबाउट नथिंग एंड डी मैकबेथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हैमलेट। Question number 41, these lines are taken from our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere is setting। So इसकी ये जो लाइंस हैं ये हमें बताना है कौन से वर्क से ली गई हैं। सो ए इमोर्टैलिटी ओड, बी टिंटन एबी, C French Revolution and D Prelude। So question number 41, the correct answer is A Immortality Ode। ये जो लाइंस हैं ये इमोर्टैलिटी ओड से ली गई हैं। अब देख लेते हैं इनके जो वर्क्स हैं ये इनकी डेट क्या है। सो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये कौन सी डेट में आया था? ये आया है 1596 में। हैमलेट अभी मैंने आपको बताया ही था 1602 1601 ये लिखा गया था। देन मच अडो अबाउट नथिंग इसकी जो डेट है 1598 एंड मैकबेथ इन 1606।
और 41 का भी देख लेते हैं, इमोर्टैलिटी ओड। सो इमोर्टैलिटी ओड है जो, ये लिखा गया था इन 1803 और ये पार्सली लिखा गया था, इसमें आधा लिखा गया था क्योंकि बाकी का जो लिखा है वो 1806 में लिखा गया है। तो ये कह सकते हैं 1803 टू 1806 इमोर्टैलिटी ओड लिखा गया है। और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1807 में पब्लिश हुआ था इन 11 स्टैंजा। देन टिंटन एबे 1798 में आया है, ये लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुआ है। और इसमें जो फर्स्ट विजिट थी टिंटन एबे में वो 1793 में रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये अलग से कोई वर्क नहीं है, ये प्रेल्यूड इनका जो फेमस वर्क है उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 40 लाइन्स का एक एक्सट्रैक्ट है। और प्रेल्यूड क्या है, ये 1805 में ये लिख के कंप्लीट हुआ था और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इसको पब्लिश कराया गया था बाय हिज वाइफ मैरी हचिनसन। सो बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक ही मोटिव है मेरा कि ये चीज़ें हमें अच्छे से लर्न हो जाएं और हमारे माइंड में ये अच्छे से बैठ जाएं, जो हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी मिस्टेक ना करें एग्जाम में। सो 42 क्वेश्चन, in which poem of Wordsworth these lines occur? We are laid asleep in body and become a living soul. So कौन से वर्क से ली गई हैं ये? सो क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर विल बी ए, टिंटन एबे। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो बीच बीच में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये ठीक है, ये आप चाहते हैं कि मैं बीच में एक्सप्लेन करूँ या सीधे आंसर बताती जाऊँ। सो 42 टिंटन एबे अभी बताया था, ये वर्क आया है 1798 में, किसमें? लिरिकल बैलेट्स में। दिस इज़ द लास्ट पोम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। देन डैफोडिल्स देख लेते हैं। डैफोडिल्स जो उनका वर्क है ये लिखा गया था 1802 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में। देन प्रेल्यूड 1805 में लिखा गया था और इसको पब्लिश कराया गया था 1850 में। देन बचा एक ही, इमोर्टैलिटी ओड, ये भी देख लेते हैं। तो इसको 1803 टू 1806 तक लिखा गया था और पब्लिश कराया गया था 1807 में। देन क्वेश्चन नंबर 43, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक करियर वाज फ्रॉम 1792 to 93, B 1795 to 96, C 1797 to 98 and D 1790 to 91. So the correct answer will be C 1797 to 1798। इसी वर्क में उनका लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया वर्क नहीं है? ए माइकल, बी रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, सी इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एंड डी द मैरी क्वीन। सो देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ ने कौन सा लिखा है। सो वर्ड्सवर्थ का जो ये फेमस वर्क है माइकल, ये है 1800 में लिखा गया है और 1800 में ही इसको पब्लिश कराया गया है। रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका जो सब टाइटल है दैट इज लीच गैदरर, और ये कब लिखा गया है? 1802 में लिखा गया है और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। इट इज ब्यूटियस इवनिंग, इसको भी 1802 में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। देन द मैरी क्वीन, दिस इज़ द आंसर, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का ये वर्क नहीं है, ये वर्क वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एरोपैजेटिका इज ऑल अबाउट। सो एरोपैजेटिका इज द फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। तो इसका बताना है कि किस लिए ये लिखा गया है, क्या इसकी थीम है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ वुमन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये आई थिंक 1644 में ये वर्क आया था।
देन क्वेश्चन नंबर 46, एट what एज मिल्टन wrote his ode on the morning of Christ nativity। तो कौन सी एज में उन्होंने ये वर्क लिखा था? तो देख लेते हैं ये वर्क कब आया था। ये आया था, क्राइस्ट नेटिविटी है तो 25 दिसंबर को आया था ये, इन 1629। तो उनकी जब एज कितनी थी मिल्टन की? 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स और 23 ईयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर इज बी, 21 ईयर्स। अब देखिए 1629 में ये वर्क आया था और 1608 में मिल्टन का बर्थ हुआ था। तो 29 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो उनकी एज 21 ईयर्स थी जब उन्होंने ये वर्क लिखा था। 47, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, B. Man's going to hell, C. Satan's bravery, and D. Man's revolt against God. So the correct answer is A. To justify the wage of God to man। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये आया था 1667 में। इसको पब्लिश कराया गया था इन 10 बुक्स। जो ओरिजिनल इसकी बुक्स थी दैट इज 10 बुक्स। और जब इसको रीप्रिंट कराया गया था इन 1674 तब ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो गैल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है? द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास और द इंडस्ट्रियल क्लास। सो देख लेते हैं 48 का करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, अपर क्लास। सो गाल्सवर्दी का जो प्ले है द कंट्री हाउस, इसमें अपर क्लास को उन्होंने फोकस किया है। और जो डोंट बी कंफ्यूज, जो नेक्स्ट जो उनका वर्क है लॉयल्टी, उसमें उन्होंने लोअर क्लास को जो प्रेजेंट किया है। नहीं सॉरी, लॉयल्टी नहीं, वो क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में उन्होंने लोअर क्लासेस को शो किया है और कंट्री हाउस में उन्होंने अपर क्लासेस को जो प्रेजेंट किया है। और ये जो कंट्री हाउस है ये इनका वर्क आया है 1907 में। देन क्वेश्चन नंबर 49, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस एज। तो गाल्सवर्दी का मास्टरपीस बताना है इनमें से कौन सा है? तो द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोरसाइट सागा एंड डी फ्रेटर्निटी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, द फोरसाइट सागा जो 1922 में आया था और इसके लिए 1932 में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो बाकी वर्क भी देख लेते हैं। पैट्रिशियन ये आया था 1911 में, देन फ्रीलैंड इन 1915 एंड फ्रेटर्निटी 1909। क्वेश्चन नंबर 50, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज। जो गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामा है उसमें हमें फाइनेस्ट बताना है कौन सा है? एस्केप, द पिजन, द स्किन गेम एंड लॉयल्टीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, लॉयल्टीज। सो लॉयल्टीज उनका फाइनेस्ट वर्क था इन लेटर ड्रामाज। अब देखते हैं एस्केप। एस्केप आया है 1926 में, द पिजन इन 1912 में, स्किन गेम इन 1920 एंड लॉयल्टीज इन 1922। गॉट इट? सो द राइट आंसर इज डी हेयर। देन 51 क्वेश्चन, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। सो ग्लोब थिएटर में कब आग लगी थी? सो 1617, 1619, 1613 एंड 1609। तो आई थिंक सभी को रटा हुआ होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। सो 1613 जो ग्लोब थिएटर है ये बनना स्टार्ट हुआ था 1598 में, बन के तैयार हुआ था 1599 में। तब इसमें सबसे पहले शेक्सपियर का जो प्ले था वो था जूलियस सीजर जो परफॉर्म किया गया था। 1613 में इसमें आग लग गई थी और 1614 में इसको रिबिल्ड कराया गया था। देन 52,
हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैड नॉट वॉन द नोबल प्राइज। तो इन चारों राइटर्स में से बताना है किसे नोबल प्राइज नहीं दिया गया। टी.एस. इलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉकनर एंड डी. अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मुल्कराज आनंद। उन्हें कभी भी नोबल प्राइज नहीं मिला। 53 क्रॉनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन 19th century, 18th century, 17th century and 16th century. So question number 53, the correct answer is D, 16th century. सो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं जो क्रॉनिकल प्लेज होते हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री प्लेज। और हिस्ट्री प्लेज किसने लिखे हैं? शेक्सपियर ने लिखे हैं। और वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 16 और 17 सेंचुरी से। तो 16 सेंचुरी में क्रॉनिकल प्लेज जो पॉपुलर थे। सो क्वेश्चन नंबर 54, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज नॉवेल्स, short stories, plays and dramatic monologues. So question number 54, the correct answer is D, dramatic monologues. Question number 55, in how many Indian languages the Sahitya Academy Awards are given? 20, 21, 22 and 23. So question number 55, the correct answer is C, 22. साहित्य अकेडमी अवार्ड 22 लैंग्वेजेज में दिया जाता है, जो इंडियन लैंग्वेजेज हैं। देन क्वेश्चन नंबर 56, अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। सो अबाउट किसके बारे में बोला है उन्होंने? डेफो, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन और ड्राइडन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। 56, the correct answer is B, Francis Bacon. Then figure of speech in the following lines. अब इसमें figure of speech बतानी है हमें। 57, scepter and crown must tumble down and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. So apostrophe, B pun, C metonymy and D antithesis. So 57 question, the correct answer will be C, metonymy. 58 question, labor wide as the earth has its summit in heaven. So apostrophe, pun, metonymy and D simile. So question number 58, the correct answer will be D, simile. यहाँ पे आया है ना एज द अर्थ, तो जहाँ पे लाइक, एज ऐसे वर्ड यूज होते हैं वहाँ पे सिमली होता है। देन क्वेश्चन नंबर 59, स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। सो ए एपोस्ट्रोफी, बी एपिग्राम, सी मेटोनमी एंड डी सिमली। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, एपिग्राम। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो 60, ही डैश कम इफ़ यू हैड कॉल्ड हिम। सो ये जहाँ पे भी इफ़ आता है कौन से होते हैं? हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। सो इफ़ ही डैश कम, सॉरी ही डैश कम इफ़ यू हैड कॉल्ड हिम। सो ए कैन हैव, बी वुड हैव, सी शैल हैव एंड डी मे हैव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, वुड हैव। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें एक में तो प्रेजेंट और सेकंड वाले में भी प्रेजेंट का यूज होता है। फिर दूसरे जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें एक में पास्ट टेंस यूज होता है और दूसरे में वुड का यूज होता है। एक जो नेक्स्ट है उसमें क्या है? प्रेजेंट यूज होता है और इधर फ्यूचर यूज होता है। और ये वाली कंडीशन दी हुई है दैट इज फोर्थ कंडीशन। इसमें क्या है? एक तरफ तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और दूसरी तरफ वुड हैव का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ वुड हैव आया है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है हैड कॉल्ड, तो इसके साथ जो दूसरी वाली क्लोज है उसमें वुड हैव का यूज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 61, आई सॉ हिम इन द गार्डन। सो वॉक, वुड वॉक, वॉकिंग एंड वॉक्ड।
So question number 61. So C is the correct answer. I saw him walking in the garden. Then 62. I heard him dash. तो to sing, singing, sang or will sung. So question number 62, the correct answer is B, singing. I heard him singing. Question number 63. I like dash in the morning. So walking, walk, would walk or to walk. So the correct answer is A, walking in the morning. I like walking in the morning. 64. The Taj Mahal is worth watch, see, visiting or to observe. So 64, the correct answer will be C, visiting. The Taj Mahal is worth visiting. Then question number 65. If I dash a bird, so is, are, am और were. तो if आया यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है और जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं जो हम सच में हो नहीं सकते उसके लिए हम वर का यूज करते हैं. इफ़ आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे मेरी इच्छा है कि मैं एक बर्ड बन जाऊँ, तो यहाँ पे वर का यूज होगा. नो मैटर कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सिर्फ वर का यूज करना होता है विश के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 66. ही लुक्स एज इफ ही डैश अ मैड मैन. So A, was, B, were, C, is and D, are. So question number 66, the correct answer is B. He looks as if he were a madman. 67, he behaves as though he dash a Napoleon. So is, am, was और were. तो वो कैसे बिहेव करता है जैसे कि वो कोई नेपोलियन हो. So 67, the correct answer D. क्योंकि वो नेपोलियन नहीं है लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो नेपोलियन हो. सो अगेन वर. देन 68. ही डैश एंटर माई रूम. सो डेयर्स नोट, डेयर नोट, कैन नोट डेयर एंड डी कैन डेयर. सो क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट आंसर इज बी. ही डेयर नोट एंटर माई रूम. देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 69. Don't run lest dash fall down. So you will, you may, you should and you might. So question number 69, the correct answer will be C, you should. जहाँ भी हमारा ये लिस्ट आ जाए इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं. सो डोंट रन लिस्ट यू शुड फॉल डाउन. क्वेश्चन नंबर 70. सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स. यहाँ पे ईडियम्स दिए हुए हैं, इनके हमें मीनिंग फाइंड आउट करने हैं. सो 70 क्वेश्चन इज ओवर हेड एंड ईयर्स. सो ए कंप्लीटली, बी ओवर वंस बॉडी, सी फ्रूटलेस एंड डी बियॉन्ड वंस रीच. सो द करेक्ट आंसर इज ए कंप्लीटली. सो 71. A queer fish. So a new fish, a variety of fish, a selfish person or a strange person. So 71, the correct answer will be D, a strange person. 72 question. A dark horse. So A, black horse, B, wigged fellow, C, lucky horse and D, an unexpected winner. So 72, the correct answer is D, an unexpected winner. So 73, Hobson choice. So excellent choice, no choice at all because there is only one thing to take or do. C, choice or live, choice to live or die and D, the choice of a teacher. So the correct answer is B, no choice at all because there is only one thing to take or do. जब कोई एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड हॉब्सन चॉइस. देन क्वेश्चन नंबर 74. टू हैव वंस हैंड फुल.
So to have one's hand full, 74. Option A, to be excessively wigged. B, to be extremely busy. C, to live within one's means. And D, to conceal one's secret. So question number 74 देख लेते हैं correct answer. So the correct answer will be B, to be extremely busy. 75 question, to see the themes on fire. So A, to do something remarkable. To try to do some impossible. C, to burn something to ashes. And D, to fling ironical remarks. So the correct answer will be B, to try to do the impossible. क्योंकि थेम्स को फायर पे रखना दैट इज अ इम्पॉसिबल टास्क, तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल. सो 76 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करने हैं. 76, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज फॉल्ट्स आई कैन नॉट हेल्प but like him. So 76, the correct answer will be C, but like him. 77, between you and I, he is incapable of achieving anything in life. So 77, the correct answer will be A, between you and I. क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव सेंस आता है, यहाँ पे दिया हुआ है ही इज इनकैपेबल, सो बिटवीन यू एंड आई ही इज इनकैपेबल. तो जब हमारा कोई नेगेटिव सेंस में हम लेते हैं तो हमारे प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है वो क्या जाता है, 1 2 3 जाता है. और जब हम पॉजिटिव वे में जो किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं तो हमारे प्रोनाउन का जो ऑर्डर है वो जाता है 2 3 1. So 78, each one of you who considers this report will make up their mind as I did. So 78, the correct answer is C, will make up their mind as I did. So each one of you, so each के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी ये सिंगुलर ही यूज होगा. 79, in his middle age, even he preferred working hard than to amuse himself. So 79 में देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है. सो एरर पार्ट इज बी, इवन ही प्रिफर्ड वर्किंग हार्ड. देन क्वेश्चन नंबर 80, on reckoning up 20 pounds were discovered to be missing by the cashier और no error. So question number 80 देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है. So error part is A, on reckoning up. Then choose the appropriate synonym. So synonym means same words और पर्यायवाची. So 81, indigent. तो indigent का हमें यहाँ पे synonym बताना है. So A, destitute or poor. B, weak and faint. C, polite and dilemma. And D, stop or hinder. So question number 81, the correct answer will be A, destitute and poor. क्योंकि indigent जो होता है, indigent का मीनिंग भी क्या होता है, poor, गरीब. Then 82, inexorable. So option A, relentless or unyielding. B, prostrate or supine. C, integrity or honesty. And D, sorrowful or unhappy. So inexorable का मीनिंग देख लेते हैं. inexorable मीन्स होता है निष्ठुर. तो इससे आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, relentless or unyielding. Then 83, ingenuity. So A, skillfulness or intelligence. B, pomp and display. C, supreme and eminent. And D, untidy or disorderly.
सो देख लेते हैं 83 का करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, स्किलफुलनेस एंड इंटेलिजेंस। और जो इनजेन्युइटी होता है इसका मीन्स होता है सरलता। एटी फोर इनविंसिबल। सो ऑप्शन ए क्लियर एंड लिम्पिड, बी अनकंक्वेरेबल एंड अनबीटेबल, सी अप्रोर और रैकेट एंड डी सॉफ्टन और एस्वेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी अनकंक्वेरेबल और अनबीटेबल। इनविंसिबल का मीनिंग होता है अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता। सो अनकंक्वेरेबल और अनबीटेबल, सो बी इज द राइट आंसर। 85 जेलस, बहुत इजी सा वर्ड है, सबको पता होगा इसका। तो सो जेलस होता है द्वेष। सो ए नाइस एंड टेस्टी, बी रेडिश एंड फ्लोरिड, सी एनवियस एंड कोवेटस एंड डी अनटाइडी एंड डिसऑर्डरली। सो 85 द करेक्ट आंसर इज सी, एनवियस एंड कोवेटस, ईर्ष्यालु। देन क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे हमें वन वर्ड के आंसर बताने हैं। वन वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं करेक्ट वन वर्ड कौन सा होगा। 86 का वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करता हो। मिसैंथ्रोप, एमिग्रेंट, ब्लास्फेमी और डांडी। सो 86 द करेक्ट आंसर इज ए मिसैंथ्रोप। तो मिस का मतलब ही हेट होता है और यहाँ एंथ्रोप का मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग। सो जो ह्यूमन बीइंग से हेट करता हो वो कौन है, मिसैंथ्रोप। देन 87 वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज से ही हेट करता हो उसको क्या बोलेंगे। सो बैंकरप्ट, दैट इज दिवालिया, मिसोगैमिस्ट, फिर है सेंटेरियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, मीसो हो गया यहाँ पे हेट करने वाला और गैमिस्ट होता है मैरिज। तो मिसोगैमिस्ट मीन्स द पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। 88 वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। सो ए पोलीग्लोट, बी मैलिंगरर, सी, इसके ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं इन्होंने बाय मिस्टेक। नहीं, इन्होंने यहाँ पे 88, 89 एंड 90 ये कुछ क्वेश्चन इन्होंने आपस में मिक्स कर दिए हैं। वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि ये यहाँ पे गलत है। देन देख लेते हैं 91। सो चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। चारों स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए आप, इसमें मैं करेक्ट स्पेलिंग आपको बता देती हूँ। और जब चारों स्पेलिंग एक ही वर्ड की दी हुई हो तो हमें सिर्फ एक झलक में स्पेलिंग को देख के और साइड में नोट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे हम चारों स्पेलिंग को देख करके कंफ्यूज ना हो। सो 91 व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग हेयर। So the correct spelling is A, explanation, EXPLANATION, explanation. Then 92, the correct spelling will be B, LIAISON. Then question number 93. So here the correct spelling will be C, LICENTIOUS, licentious. Then 94. सो 94 की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज डी, HYDROCORTISONE, हाइड्रोकोर्टिसन, HYDROCORTISONE, हाइड्रोकोर्टिसन। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे रट्टा लगाना है स्पेलिंग्स में। तो 95 हेमरेज। सो देख लेते हैं करेक्ट स्पेलिंग। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए HEMORRHAGE. Again repeat with me, HEMORRHAGE, hemorrhage. Then
टाइम टू अनसीन पैसेज। तो इसमें अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ एक बार रीड कर देती हूँ। So the achievement of science in the 20th century have been very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needles to the huge iron sheets and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control and to use them for his own advantage. It has brought the distant parts of the world closer together. Our knowledge of the universe has been much widened on account of the untiring efforts of the astronomers like Jeans and Eddington. Remarkable cures of human disease have been possible owing to the discovery of the some wonderful medicines. तो बहुत इजी सा पैराग्राफ है ये। सो 96 क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। बी साइंस इज एन anathema, and C nothing is beyond the purview of science, and D science can work miracles. So the correct answer will be A, the impact of science can be felt in every sphere of life. Then question number 97, the mode of approach is logical, anatomical, descriptive, and D expository. So 97, the correct answer is A, logical. 98 question, what has enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? Arts, oratory, bravery, or science? So 98, the correct answer is D, science. 99, science has proved a great boon for scientists, artists, explorers, or mankind. सो द करेक्ट आंसर इज डी, मैनकाइंड। क्योंकि साइंस ने जो है अपने आप को प्रूव किया है कि वो एक ग्रेट बून है, किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, सभी के लिए। 100 क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी साइंस इज अ कर्स, साइंस इज अ ग्रेट बून, अचीवमेंट ऑफ साइंस, एंड नन ऑफ दीज। सो 100 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, साइंस अ ग्रेट बून। सॉरी 100 क्वेश्चन 101, अब हमें यहाँ फॉरेन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनके हमें मीनिंग बताने हैं। सो एड इंटरिम, सो ए फॉर द टाइम बीइंग, एट द लास्ट टाइम, एट द लास्ट आवर, और एट एन अर्ली आवर। सो 101, द करेक्ट आंसर विल बी ए, फॉर द टाइम बीइंग। 102, एड लिबिटुम, सो इसके जो ऑप्शन है दैट इज ए इन योर हार्ट, बी एट प्लेजर, एज मच एज यू लाइक, सी इन द मिडिल ऑफ, एंड डी एट द सेंटर ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एट प्लेजर, एज यू मच एज यू लाइक। 103, एड नोसिम, इसका हमें मीनिंग बताना है क्या है। सो ए to the point of disgust, B till the end, C finish your life, and D no thanks. So 103 देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज A, to the point of disgust. 104, ad valorem, so in love with books, B in love with your job, C in proportion to the esteemed value of the gods of taxes, and D in love with earning money and paying no taxes. So 104, C is the correct answer, in proportion to the estimated value of the gods of taxes. 105,
adverbum. So hint by hint, word by word, person by person, and addition of verb. So 105, the correct answer will be B, word for word. Then appropriate antonyms. तो अब हम यहाँ एंटोनिम्स बताने हैं, दैट मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. सो 106, philanthropist. So A, misanthropist, B, feminist, C, humanist, and D, generalist. सो द करेक्ट आंसर इज ए, मिसैंथ्रोपिस्ट. ये जो फील होता है, फील मीन्स होता है यहाँ पे लव, और एंथ्रोप होता है ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे मिस का मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप होता है ह्यूमन बीइंग. तो फिलैंथ्रोपिस्ट का जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज मिसैंथ्रोपिस्ट. देन प्रोडिगल. सो ए, क्रूएल, बी, फ्रूगल, सी, ह्यूज, एंड डी, रूड. सो 107, the correct answer will be B, frugal. Question number 108, prodigality. So prodigality का मीनिंग बताना है यहाँ ऑपोजिट. सो कॉमिकल, एथिकल, इकोनॉमिकल और जुडिशियल. द करेक्ट आंसर इज सी, इकोनॉमिकल. देन 109, पार्सिमोनियस. इसका ऑपोजिट क्या रहेगा? सो ए, लेविस और प्रोडिगल, बी, मैथमेटिकल, सी, बोरिस, एंड डी, पॉवर्टी. सो 109, द करेक्ट आंसर इज ए, लेविस और प्रोडिगल. पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस, स्पेंडथ्रिफ्ट. सो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडिगल और लेविस. 110, प्रूडेंस. तो प्रूडेंस का एंटोनिम बताना है, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस, रिमेम्बरेंस और इंडिस्क्रेशन. सो 110, द करेक्ट आंसर इज डी, इंडिस्क्रेशन. सो चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द प्लूरल फॉर्म. अब हमें इनके प्लूरल बताने हैं. ये बहुत देखने में इजी लगते हैं, लेकिन कितनी बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है इन क्वेश्चंस में. सो वुमन डॉक्टर. सो वुमन डॉक्टर का हमें क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है. तो देख लेते हैं. विमेन डॉक्टर्स, वुमन डॉक्टर्स, विमेन डॉक्टर एंड वुमेन्स डॉक्टर्स. सो 111, द करेक्ट आंसर विल बी ए, विमेन डॉक्टर्स. क्योंकि जब यहाँ पे मेल और फीमेल को इंडिकेट करने के लिए वर्ड दिया होता है, तो हम इसको भी प्लूरल बनाते हैं और इसको भी प्लूरल बनाते हैं. तो यहाँ पे हमें वुमन का भी विमेन प्लूरल बनाना पड़ेगा, डॉक्टर का भी डॉक्टर्स प्लूरल बनाना पड़ेगा. सो ए इज द करेक्ट आंसर. सो 111 का ए. एंड 112, वैक्यूम. तो इसका देख लेते हैं कौन सा करेक्ट रहेगा. सो वैक्यूम्स प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है सबका, आप देख लीजिए अच्छे से. मैं करेक्ट स्पेलिंग आपको बता देती हूँ. इसका वैक्यूम का रहेगा बी, वैक्यूम्स, VACWMS. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैक्यूम में ही बस एस हमें ऐड कर देना है. देन 113, सिलेबस. तो सिलेबस का देख लेते हैं प्लूरल कौन सा रहेगा इसमें. दैट इज बी, सिलेबी. जहाँ पे बाद में US अस आता है, उसको हमें लास्ट में आई में चेंज करना होता है. बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी. तो सिलेबी इज द करेक्ट आंसर. देन 114, ब्यूरो. तो ब्यूरो का देख लेते हैं प्लूरल यहाँ पे. सो द करेक्ट आंसर इज ए, ब्यूरक्स. देन 115, ब्यू. तो इसका क्या करेक्ट रहेगा? अच्छे से देख लीजिए चारों ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ब्यूक्स. चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमें इनके फेमिनाइन जेंडर बताने हैं. जैसे कोक है यहाँ पे 116, कोक का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? सो हैन, पिकॉक, डिकॉक और पिजन. सो 116, द करेक्ट आंसर इज ए, हैन. देन 117, कोक स्पैरो. सो पिजन स्पैरो, हैन स्पैरो, साइलार्क एंड स्पैरो. सो 117, द करेक्ट आंसर इज बी, हैन स्पैरो. क्योंकि स्पैरो सेम रहेगा, कोक का हमें
चेंज करना है हैन में, तो हैन स्पैरो। देन 118 कोल्ट, तो कोल्ट का जेंडर चेंज करना है यहाँ पे, सो हिली, विक्सन, फिली एंड गूज। सो 118 द करेक्ट आंसर इज सी, फिली। 119 डॉग, तो डॉग का फेमिनाइन जेंडर होगा यहाँ पे डॉगी, मेयर, हीफर और बिच। तो 119 द करेक्ट आंसर विल बी बिच। मैरी यहाँ पे हॉर्स का होता है और हीफर किसका होता है, हीफर होता है बुल का। देन क्वेश्चन नंबर 120 ड्रेक, तो ड्रेक का फेमिनाइन जेंडर देख लेते हैं, डक, ईव, सो और डो, क्या होगा इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डक। सो choose the correct sound made by the following animals or birds. सो एलिफेंट्स का साउंड देख लेते हैं कौन सा होगा। सो ए ट्रम्पेट, बी गिबर, सी येल एंड डी रोर। सो 121 द करेक्ट आंसर इज ए ट्रम्पेट। देन फ्रॉग्स, सो क्रोक, कू, मू और मू। सो 122 द करेक्ट आंसर इज ए क्रोक। देन गोट्स, गोट्स का साउंड देख लेते हैं, स्क्रीम, क्रोक, ब्लीट और गोबल। सो 123 द करेक्ट आंसर इज सी, ब्लीट। 124 होक्स, सो होक्स के लिए स्क्रीम, बुज, चैटर और ग्रंट। सो 124 द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रंट। देन पिजन, पिजन का साउंड है यहाँ पे कू, क्रो, हिस और स्क्वीक। सो द करेक्ट आंसर इज ए, कू। सो ये प्रैक्टिस सेट भी हमने आराम से कंप्लीट कर लिया है। सो आपका कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स में काफ़ी सारे डाल चुकी हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड्स को नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।